नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के तपोवन विधानसभा में किया गया, जो 30 जून से 1 जुलाई तक आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना तथा वर्तमान समय में शासन और विधायी कामकाज में नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा करना रहा। सम्मेलन का विषय था डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना। इस मुद्दे को केंद्र में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संसदीय कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों के प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जाहिर तौर पर डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मुद्दा आपका में इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी से, जो इस समय इस सम्मेलन में भाग लेने हिमाचल प्रदेश गए हुए थे, सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आप दोनों से समझना चाहूंगा कि सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा। किस तरीके से हमारी विधायिकी उन विषयों को लेकर अपनी अपनी विधानसभा, विधान परिषद के अंदर उन मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा करेगी, आपस में अनुभवों को साझा करेंगे, नवाचारों को अपनाएंगे और तकनीकी का उपयोग करते हुए हम बेहतर विधायी संस्थाओं को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये तीनों विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि प्रकृति और मानव ने बनाए इन संसाधनों का हम ठीक से निगरानी करें, इनकी ठीक से व्यवस्था करें, दल बदल कानून की व्यापक समीक्षा करें और AI का उपयोग कर हम विधायी संस्थाओं को जनता के नज़दीक और हमारे माननीय सदस्य AI का उपयोग कर उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करें। जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस बात पर जोर दिया कि AI के जरिए कैसे संसदीय व्यवस्था को, कैसे विधानमंडलों की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है, जो जनता के लिए उपयोगी रहें। आइए सुनते हैं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी ने क्या कहा। विधायिकाओं के बारे में जब हम AI की बात करते हैं तो हमारे सामने दो प्रमुख लक्ष्य है। पहला, इसे अपनाकर काम काज की अपनी इफिशियंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेकर सब पर मॉनिटरिंग हमारी कितने बेहतर हो सकती है, हमारा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस या हमारी विधायिका में परफॉर्मेंस कितना श्रेष्ठ हो सकता है। दूसरा, और वो आपको अलग करता है, सारे प्रोफेशन से अलग आपको विशिष्ट बनाता है और आपको इतिहास बनाने का वो अवसर देता है। एज ए पॉलिसी मेकर जब लोग चुनकर आपको यहां भेजते हैं तो आप ही लोगों का भविष्य गढ़ते हैं, बाकी कोई और न ब्यूरोक्रेसी गढ़ती है, न कोई और बाहर जो बैठा है, आप भविष्य तय करते हैं। तो आज भविष्य जहां पर है वो तय करने का काम टेक्नोलॉजी ने आपके हाथ में सौंपा है। पॉलिसी मेकर्स के रूप में पहला काम इसकी चुनौतियों को समझना, नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत इसके उपयोग को नियंत्रित कहां करने की जरूरत है उसकी चर्चा भी करना, और साथ ही देश निर्माण की दशा में उसका सही मार्गदर्शन करना, सही ढंग से उसे अपनाना। स्टेट्स रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पर कल हमने कहा था
कि इस टेक्नोलॉजी युग में ह्यूमन रिसोर्स का इफिशिएंट यूज सबसे जरूरी है। संसद और विधानसभाओं में हम एआई जैसे टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों में इस दिशा में इनोवेशंस को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे संसद की लेजिस्लेटिव, डेलिबरेटिव और ओवरसाइट्स जो रोल है उसमें बहुत मजबूती आई। जाहिर तौर पर डिजिटल युग में संसद से विधानमंडल तक एआई का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुजीत कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा इस मुद्दे की, क्योंकि भारत की संसद संसदीय कार्यों की दक्षता बढ़ाने के लिए एआई जैसे तकनीकी नवाचारों का उपयोग कर रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, जो सम्मेलन में खास तौर से टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके उपयोग को लेकर जो मुद्दा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने रखा है देश के सामने? देखिए, मैं तो पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतनी अच्छी जो आज की विषय थी एआई, विशेषकर टेक्नोलॉजी, विशेषकर एआई, हमारी जो संसदीय परंपरा में और संसदीय कार्यक्रम में कैसे उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके। और जैसे अभी हरिवंश जी ने खुद ही बताया कि जैसे एक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। हम लोग जब एआई का बात करते हैं या फिर एआई का जिक्र करते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही एआई का इस्तेमाल हो सकता है, और जैसे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट यूज करते हैं एआई का इस्तेमाल, या फिर जो कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं यही लोग इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं राज्यसभा का ही उदाहरण दूंगा। जैसे आप जानते हैं मनोज जी, हम लोग संसद में जब बोलते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, लेकिन हमारे देश में 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, और अगर किसी और भाषा में हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ के बोलना है संसद में तो एक दिन पहले, 24 घंटे पहले का नोटिस देना होता है सेक्रेटरीट को। अभी एक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक समिति का गठन किया था जिसमें मैं भी सदस्य था। वो हमारा जो मैंडेट था कि हम लोग 22 जो भाषाएं हमारी, इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन और रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन दोनों एआई को यूज करके हम लोग कर सके। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको बताते हुए, आपके दर्शकों को बताते हुए, अभी 11 भाषाएं, भारतीय भाषाओं में कोई भी सांसद बिना एडवांस नोटिस दिए हुए बोल सकता है और उसका रियल टाइम ट्रांसलेशन हो सकता है, और उसका जो एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 97-98% है। ठीक है, 100% नहीं है, बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जब इसको देख लेते तो उसमें 92-93% था। अभी मैं कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था तो अभी 97-98% तक हो चुका है। तो अभी ये देखिए, हमारी इतनी बड़ी देश है, इतनी जो भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, और सिर्फ सबको तो हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोलते, तो ये बहुत दिक्कत होती थी पहले। और कोई भी सांसद, मान लीजिए मैं उड़िया में बोलता हूं, मैं उड़ीसा से आता हूं, तो मैंने क्या कहा उसका अगर मेरे को मैं मांगता था पहले सेक्रेटरीट को कि मुझे दीजिए ताकि मैं अपने क्षेत्र में लोगों को दिखा सकूं कि मैं आपके समस्याएं थे इसको संसद में मैंने उठाया, तो मेरे को 5 से 6 दिन के बाद मिलता था। अभी रियल टाइम हो गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मेरे को लगता है कि विश्व में ऐसा कोई भी पार्लियामेंट नहीं होगा, संसद नहीं होगा जो इतने सारे भाषाओं को एक साथ में रियल टाइम ट्रांसलेशन एआई को यूज करके कर पा रहा है। दूसरी बात जो हरिवंश जी ने बताया कि हम लोग जब देखिए, हम लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम लोग कानून बनाते हैं देश के लिए, तो इन ए वे वी आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ी एक उपयोगिता है एआई का, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत होती है समय की। ठीक है, जो लोग राजनीति में होते हैं हमारे लिए समय की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इतना सारा पेपर्स पढ़ना होता है, इसके ऊपर हमारा जो पार्लियामेंट्री वर्क रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसी का काम रहता है, बिल्स को पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है। तो अभी एआई को यूज करके आप बहुत सारा चीज का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। रिसर्च वर्क बहुत इजी हो गया है, और जो बहुत सारे रिपीटेटिव जो काम थे वो ऑटोमेट हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है, और इसी पे मैंने किताब भी लिखा था, आप जानते हैं एआई के ऊपर, जो उपराष्ट्रपति जी ने जिसका अप्रैल में लॉन्च किया था। तो एआई सबसे ज्यादा जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनके लिए ये सबसे मददगार है, क्योंकि समय का जो कमी हम लोग का रहता है, ये एआई इज द बिगेस्ट टूल। क्योंकि बहुत सारे हमारे रिपीटेटिव काम रहते हैं, बहुत सारे हम लोग को पढ़ के उसको समरी निकालना होता है। आप एआई में डाल दीजिए इनपुट, वो अपने आप आपको समरी बना के आपको 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ बिल्कुल बहुत बड़ी हमारे लिए। बिल्कुल
बिल्कुल, एआई के उपयोग ने संसदीय व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम किया है। खासतौर से जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कई प्रकार से ये उपयोगी साबित हो रही है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा विधानमंडलों में एआई और टेक्नोलॉजी का उपयोग का है। आप दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लंबे समय आप विधायक रहे हैं, आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी के उपयोग को, खासतौर से विधानमंडलों में? मनोज जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चीज है। पहले हमने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल इंडिया का जो मोदी जी का प्रोग्राम है उसको अपनाते हुए देश की अधिकांश विधानसभा विधानमंडल जो है वो डिजिटल हुए हैं। और अब उसमें एआई जो है वो एक विशेष भूमिका निभा सकता है। जैसा सुजीत जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि प्रश्नकाल है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बिल है, और इन ये जो दस्तावेज है इनको पढ़ पाना या इनको पहले वाले दस्तावेजों से रिलेट कर पाना, और वो जो भी हमारे रिकॉर्ड में है और स्पीचेस हैं और उस तरह के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सबको एक ही समय में उनकी समरी करना, उनको बहुत कम समय में देख पाना, समझ पाना, इसके लिए एआई जो है वो एक महत्वपूर्ण टूल है। मेरा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक टूल है, जी, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये इसको ये मानव द्वारा रचित है और द्वारा चलाया जाता है। जी, कहने का अर्थ ये है कि इसको इस्तेमाल करते हुए कई बार कुछ चीजों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे लोकतंत्र में लोग चुनकर आते हैं और एक एज के बाद बहुत आसान नहीं होता कि नई चीजों की टेक्नोलॉजी को समझ पाना, उसके अनुसार कार्यरत अपना गतिविधि को चला पाना। जी, तो ऐसे में जो लोग दूर दराज से, रिमोट से, उनकी एक प्रकार से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अगर हम ये माने तो बहुत कम है, तो उनके लिए ये सब चीजें जो है हम कैसे इजी कर सकते हैं, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। उनको क्या हमें कोई टेक्निकल हैंड उनके साथ जोड़ने की जरूरत है, उनको किसी असिस्टेंस देने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि इस पर जो इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर रहे हैं, जी, क्योंकि एआई अल्टीमेटली बेस तो जो इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है, तो वो भी, उसकी भी एक सिक्योरिटी जो है वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। जी, तो डाटा की सुरक्षा का जो विषय है वो भी इसमें एक बड़ा विषय है। तो लेकिन कुल मिलाकर हर पक्ष पर यहाँ पर राष्ट्रमंडल जो संसदीय संघ सम्मेलन यहाँ चल रहा है, जी, ये जो धर्मशाला में, जी, इसमें बहुत विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत ही यूजफुल है और साफ गर्भित है, और ये आगे चल के काम आने वाली है। जी। विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, खासतौर से दिल्ली विधानसभा के बारे में। टेक्नोलॉजी का उपयोग को दिल्ली विधानसभा में आपने कोई विजन इसके लिए तैयार किया होगा, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा, या किसी तरह से आपने इसका विचार बनाया कि भविष्य में हम दिल्ली विधानसभा को टेक्नोलॉजी युक्त कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे? कोई आपका ऐसा विचार है क्या? मनोज जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। अभी हम लोग जब 8वीं दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ, जी, तो पिछले 10 वर्ष में इस डिजिटल विधानसभा के मामले में, ई विधान के मामले में, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और एक तरह से बिल्कुल रॉ हमको ये मिला है। हमने आते ही 100 दिन के अंदर अपना संकल्प जो है लिया जी, कि हम इसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ेंगे। जो डिजिटल इंडिया का जो हमारा एक पूरा प्रोग्राम है उसको हम लागू करेंगे, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने उस काम को सिरे चढ़ा दिया जी, है। अब जुलाई अगस्त में जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, उस सेशन में पेपरलेस दिल्ली विधानसभा होगी, और दिल्ली विधानसभा में नेवा पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अभी 10 जुलाई हमने डेडलाइन रखी है, जब तक सारा काम पूरा कर लिया जाएगा।
और उसी के अनुसार सारे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। उसके लिए एक ऐप डेवलप, सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुका है, उसका रिहर्सल हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, और उसको कैसे चलेगा उसमें कोई खामियां तो नहीं है। टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक बड़े लार्ज स्केल पर हर विधायक के डेस्क पर डेस्कटॉप लगाए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली की विधानसभा में होने जा रहा है। जी और आगे चल करके इसको हम और एआई से, और कैसे अपनी लाइब्रेरी को हम डिजिटल कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, ई लाइब्रेरी, उस पर काम चल रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि ये भविष्य का जो ये टूल है एआई, जी जो वर्तमान में बहुत ही इफेक्टिव रूप से दिखाई दे रहा है, इसका और बेहतर उपयोग हम कर सकेंगे और विधायिका को और मजबूती प्रदान कर पाएंगे। जी जाहिर तौर पे मैं तमाम ऐसे सांसदों और विधायकों को जानता हूं जो अब एआई जैसे टूल का इस्तेमाल कर कर जन उपयोगी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपने क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कार्यों का एक लेखा जोखा जनता के सामने रखते हैं। सुजीत कुमार जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक अहम मुद्दा लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस सम्मेलन में उठाया कि संस्थाओं के भीतर यानी विधानमंडल हो या संसद हो, संवाद और बहस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ है? संसद में चर्चा हो, बहस हो, संवाद हो, विधानमंडलों में इस मुद्दे पर चर्चा हो। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मुझे लग रहा है कि ओम बिरला जी का जो इशारा था, विपक्ष जो बार बार संसद को चलने नहीं देती है और मुद्दों का जो आलोचना होना चाहिए संसद में, उसको नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है जब पार्लियामेंट डिस्टर्ब होता है। और लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, हम लोग जब संसद में आते हैं तो हमारे जो राज्य के लोग या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारा सांसद जब दिल्ली जाएगा तो हमारे विषयों को वहाँ उठाएगा संसद में। तो ये सब नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खासकर जीरो आवर और क्वेश्चन आवर को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि एक तरह से ये जो मौका था, ओम बिरला जी इसको विपक्ष की तरफ इशारा कर रहे थे कि आप लोग चर्चा में भाग लीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, डिबेट कीजिए। आपको ठीक है, आपका विपक्ष है, आपका अधिकार है कि सरकार की कमियों को सामने लाना, देश के सामने लाना, लेकिन अगर जनहित में और देश हित में कोई सरकार काम करिए तो उसको सराहना भी कीजिए, उसको समर्थन भी कीजिए। और आपको लगता है कि कोई पॉलिसी या फिर कोई बिल नहीं है देश हित में तो उसका आलोचना कीजिए, लेकिन आप डिस्कोर्स डिबेट में भाग लीजिए और शोर शराबा करके आप जो संसद का समय नष्ट करते हैं इसको मत कीजिए। ये इशारा था। और देखिए, एआई, अब मैं एक और आपसे मनोज जी, जी आपने, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो आईटी, हमारा जो ये आज इंडिया में कोई एआई के ऊपर कोई कानून नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में एक्चुअली कहीं पे नहीं है, एक दो तीन देशों को छोड़ के। एक ईयू एक्ट है 2023 वाला, एक साउथ अफ्रीका में एक एक्ट है, जी और यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में एक एक्ट है। उसको छोड़ के बाकी ऐसे कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे इंडिया में भी मेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दो गाइडलाइन है, एक 2020 वाला और एक 2023 में आया था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो अभी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो कानून है, आईटी एक्ट, ये जी 2000 साल का है, 25 साल पुराना है। जी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 25 साल बहुत लंबा समय होता है। तो अभी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग एआई का जो रेस है इसमें पीछे ना रहें। अगर हमको $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनना है, जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो एस्पिरेशन है, जी तो हम लोग को अपना एआई कानून बहुत जल्द बनाना पड़ेगा। और इसके लिए इस सबसे मैं सारे सांसदों को भी ये आग्रह करता हूं कि आप एआई में खुद तो पहले लिटरेट बनिए। एआई ऐसा है कि सबको उसके बारे में, एआई डिजिटल, एआई लिटरेसी सबको जरूरी है। और उसके बाद ये हमारा हो सकता है विंटर सेशन में हो या फिर नेक्स्ट ईयर के बजट सेशन में हो, एआई के ऊपर एक कानून जरूर देश में लाना चाहिए। और इसके ऊपर मैं एक प्राइवेट मेमोरी बिल भी इस बार सबमिट किया हूँ। जी बिल्कुल विजयन जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा क्योंकि विपक्षी सदस्य के रूप में जब आप दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे तो आपको अनुभव है कि किस प्रकार सदन में
अध्यक्ष जी संचालन करते हैं और अब आप स्वयं अध्यक्ष हैं दिल्ली विधानसभा के, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा विधानसभाओं के सामने रहता है कि सदन कैसे चले। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है एक अध्यक्ष के लिए कि सदन सुचारू रूप से चले, संवाद हो, चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का भी इसी बात पे जोर है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि सदन का मूल उद्देश्य है चर्चा, और आप चर्चा कीजिए, चर्चा में भाग लीजिए। आपको सरकार की आलोचना करनी है, आप विपक्ष हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप आलोचना कीजिए, लेकिन चर्चा में भाग लीजिए। अगर आप चर्चा में भाग लेने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, शोर शराबे में, तो फिर सदन में ये जिम्मेदारी अध्यक्ष की बनती है, स्पीकर की, कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए। और मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि सदन में चर्चा के अलावा अगर कोई सदन की कार्रवाई को रोकने या बाधित करने के उद्देश्य से सदन में आएगा, तो फिर अध्यक्ष को अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है, और मैंने उनको प्रयोग किया है। उसमें कई कॉर्नर से क्रिटिसिज्म भी हुआ जी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो चर्चा सार्थक हुई। इन्हीं जो 12 सिटिंग्स हुई मेरे अध्यक्ष बनने के बाद, 8वीं दिल्ली विधानसभा की, उसमें पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड बना, जो सबसे लंबे समय तक सदन की कार्रवाई चली और चर्चा हुई। और वो चर्चा जो है उस एक यूजफुल चर्चा हुई जी। वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा सदन। तो सदन वास्तविकता में सिर्फ चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इस बात पर भी यहाँ पर सम्मेलन में चर्चा हुई है कि किस प्रकार से विधानमंडल सरकार के विकास के एजेंडे को लागू कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है जी। और किस प्रकार विधानमंडल जो है वो एक प्रकार से जो समितियां हैं, जो क्वेश्चन आवर है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, किस प्रकार से जो फाइनेंशियल कमेटीज हैं, वो किस प्रकार से सरकार और स्टेट की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। जी। मुझे लगता है कि जब बजट सदन बनाता है तो बजट की जो पेचीदगियां हैं जी। जो उसकी निटी ग्रिटी है, जो उस पर चर्चा होती है, जी। तो विधायिका ही बजट को चुस्त दुरुस्त करने का काम करती है जी। क्योंकि जब बजट सदन में पारित होता है तो पूरे साल का सरकार का और स्टेट के विकास का एजेंडा डिसाइड होता है। जी। तो अगर हम देखें तो कामकाज का इतनी लंबी सूची है कि जिसके माध्यम से हम अपने प्रदेश का, देश का विकास कर सकते हैं, नई योजनाएं ला सकते हैं, क्योंकि जनता से कौन जुड़ा है जी। ये हमको समझना पड़ेगा। ये सदन जो है ये उन लोगों से बना है जिनको जनता ने चुन के भेजा है। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे वो लोग, इसलिए वो सदन में आते हैं। जी। उनका जमीन से जुड़ाव है क्योंकि उनको बनाया जनता ने है, जनता उनकी मास्टर है। और जब जहां विकास नहीं पहुंच रहा वहां अगर विकास पहुंचा सकता है तो सदन पहुंचा सकता है, जी। सदन के सदस्य पहुंचा सकते हैं। जी। तो मैं निष्कर्ष के तौर पर मनोज जी यही कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, कार्यपालिका है, वो ठीक है, योजना बनाती है, लेकिन उसका मूलभूत आधार है जनता के बीच में से उठे हुए मुद्दों को सदन में लाना, उन पर विचार विमर्श करना और उन तमाम समस्याओं के प्रति सदन अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए उनका हल करे। जी। और यही लोकतंत्र है। जी। जाहिर तौर पे सदन जब चलता है तो उसमें लोक हित से जुड़े मुद्दों पे चर्चा होती है, विकास के मुद्दों पे चर्चा होती है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस सम्मेलन में इसी बात पर जोर दिया कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, सार्थक मुद्दों पर बातचीत हो। सुजीत कुमार जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि इस मौके पर ओम बिरला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री जी की। इस पहल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को भी लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस सम्मेलन में रखा है, क्या कहना है आपका? जो देखिए, जो अभिजिंदर जी भी कह रहे थे, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यही है, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। अभी मैं उड़ीसा में बैठ के
मैं दिल्ली विधानसभा में क्या क्या चर्चा हो रहा है, उनकी लाइब्रेरी में क्या रिसोर्सेस हैं, ये मैं अगर एक्सेस कर पाऊँ, तो यही है, यही नेवा का जो मकसद था। और इसको पूरे सारे विधानसभाओं में और दोनों सदनों में इसको लागू करने का जो इरादा था, यही था कि देश के सारे जो लेजिस्लेटिव फोरम हैं, विधानसभा हो या विधान परिषद हो या फिर लोकसभा हो राज्यसभा हो, सबके रिसोर्सेस को कॉमन पूल में लाया जाए। ठीक है। तो अब जैसे कुछ नॉलेज शेयरिंग हो सकता है, कहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे मान लीजिए केरल विधानसभा में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, महाराष्ट्र विधानसभा में है या राज्यसभा में कुछ है, तो उसको बाकी सारे जो लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे उसको जानकारी उनको मिल सके, उनकी ये सब जानकारी उनको मिल सके और उससे कुछ वो लोग सीख सके। और रिसोर्सेज बहुत ऐसे ये हैं जो पार्लियामेंट में, लाइब्रेरी में या फिर कोई कोई विधानसभा में रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, रेयर आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो ये अभी मेरे को अगर किसी पे रिसर्च करना होगा तो जी। मैं नेवा के माध्यम से मैं घर बैठे ही वो विधानसभा में 1956 में क्या चर्चा हुआ था या उसका क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा जो वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म जो प्रधानमंत्री जी का जो मकसद है, ये इससे काफ़ी हद तक ये रहेगा। और दूसरी बात है, जो लैंग्वेज का इशू है, इसे भी नेवा का और एक जो मकसद है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर। लैंग्वेज जो भाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में चर्चा होती है विधानसभा जी में, तो ये बैरियर नहीं होनी चाहिए। तो जी एक कॉमन एआई को यूज करके हम लोग, और टेक्नोलॉजी को यूज करके सारे भाषाओं को एक हम लोग रियल टाइम बेसिस पे समझ सकते हैं और जो जी नॉलेज शेयरिंग हो सकती है। जी। जाहिर तौर पर डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस सम्मेलन में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। सुजीत कुमार जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।